तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। बाढ़ से बेहाल दिल्ली के लिए बुरी खबर, फिर लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, बारिश से बढ़ेगा संकट। बाढ़ से बेहाल दिल्ली को राहत मिलती नहीं दिख रही है। कई दिनों के बाद खतरे के निशान से नीचे जाती दिख रही यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। सोमवार सुबह एक बार फिर नदी में पानी बढ़ने से लगातार कई घंटों तक वृद्धि दर्ज की गई है। सुबह 10 बजे यमुना का जलस्तर बढ़कर 205.70 हो गया। सुबह 9 बजे जलस्तर 205.58 मीटर पर दर्ज किया गया, जबकि 8 बजे 205.50 मीटर था। यमुना के जलस्तर ने पिछले सप्ताह 207.49 मीटर के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और यह जुलाई को 208 मीटर के स्तर को पार कर गया था। जलस्तर अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। दूसरी तरफ हिमाचल से दिल्ली तक एक बार फिर भारी बारिश की भविष्यवाणी ने खतरे को बढ़ा दिया है। पहाड़ों पर अधिक बारिश के बाद एक बार फिर से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा सकता है। इलाज खर्च के बदले यौन संबंध बनाने की शर्त का आरोप, सामने आए बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट से चौंकाने वाले खुलासे। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक महिला पहलवान ने आरोप लगाया कि सिंह ने उसका मेडिकल खर्च वहन करने के बदले में यौन संबंध बनाने को कहा था। उनके अनुसार सिंह ने उनसे कहा था कि उनकी चोट के इलाज के लिए भुगतान करेंगे, लेकिन इसकी एवज में उन्हें यौन संबंध बनाने की मांग की। 1600 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली के राव एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश की गई है, जहां मामले की सुनवाई हो रही है। इसमें सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दी गई शिकायतकर्ता की गवाही शामिल है, जो परेशान करने वाली घटनाओं पर प्रकाश डालती है। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में आप बीती बताई है। शिकायतकर्ताओं में से एक, जिसे आरोप पत्र में पहलवान नंबर 2 कहा गया, उन्होंने खुलासा किया है कि फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने के बाद भारत लौटने पर सिंह ने उसे अशोक रोड पर WFI कार्यालय में बुलाया। अब डेयरी खोलना हुआ आसान, इस राज्य में दुधारू पशु खरीदने पर मिलेगी बम्पर सब्सिडी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आय के सबसे बड़े स्रोतों के तौर पर उभर कर सामने आया। ऐसे में ज्यादा किसान इस सेक्टर की तरफ रुख करें, इसके लिए सरकार भी कई सारी योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए हाई टेक और मिनी डायरी स्कीम चलाई है। हाई टेक और मिनी डायरी स्कीम के तहत 10 दुधारू पशु की डायरी खोलने के लिए किसानों को पशु की लागत पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अगर किसान हाईटेक डायरी खोलने का इच्छुक है तो उन्हें 20 से अधिक दुधारू पशु खरीदने होंगे। इन्हें खरीदने के लिए उन्हें ब्याज में छूट दी जाएगी। साथ ही सरकार के इस स्कीम के मुताबिक अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की स्कीम के तहत 3 दुधारू पशुओं की डायरी खोलने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद गुप्त सूचनाएं सार्वजनिक करने पर बंद हो सकती है पेंशन और अन्य सुविधाएं, नोटिफिकेशन जारी। रिटायरमेंट के बाद अगर कोई ब्यूरोक्रेट गुप्त सूचनाएं सार्वजनिक करता है तो उसकी पेंशन और दूसरी सुविधाएं बंद हो सकती है। DOPT ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। हाल ही के दिनों में कई रिटायर्ड IAS, IPS और IFS अधिकारियों ने अपनी किताबों में सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने ऐसी जानकारी सार्वजनिक की है जो कि नहीं करनी चाहिए। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस तरह के रिटायर्ड अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं और नियम बनाए हैं। DOPT के 6 जुलाई के नोटिफिकेशन में तमाम नियमों और विषयों की जानकारी दी गई है। इसमें जो नियम बनाए गए हैं उन्हें अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सह सेवानिवृत्त लाभ संशोधन नियमावली 2023 कहा जा रहा है। नियम 3.1 में लिखा है कि रिटायरमेंट के बाद अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का आचरण सदैव अच्छा रहे, तभी उन्हें पेंशन मिलेगी। नियम 3.2 में लिखा है कि यदि सेवानिवृत्त के बाद कोई पेंशन भोगी किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी सीधे ठहराया गया है या उसे किसी गंभीर कदाचार का दोषी पाया गया तो केंद्र सरकार उसकी पेंशन बंद कर सकती है या अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। रिटायर्ड अधिकारी ने जो अपराध किया है उसकी गंभीरता सरकार तय करेगी। जानकारी ये भी दी गई है कि पेंशन को रोकने या बंद करने के लिए सरकार को पहले UPSC से सलाह लेनी होगी। नियम 6 के उप नियम 4 के तहत अखिल भारतीय सेवा का कोई भी ऐसा सदस्य जिसने सुरक्षा एजेंसियों या इंटेलिजेंस महकमों में काम किया हो तो वह मौजूदा संगठन हेड की अनुमति के बिना कोई भी प्रकाशन नहीं कर सकता। ऐसे प्रकाशन जिसमें संगठन के कार्य क्षेत्र के बारे में वहां कार्यरत व्यक्तियों की सूचना, रैंक, भूमिका और क्षेत्र में विशेषज्ञता है आदि बातें जो उसने अपने कार्यालय के दौरान देखी है, सुनी है, उनके जानकारी हासिल की है, उन्हें प्रकाशित नहीं करेगा। अपने काम के दौरान उसने जिस स्किल का परिचय दिया है उसे सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं करेगा। ऐसे संवेदनशील सूचना
जिसके खुलासे से भारत की संप्रभुता, अखंडता व सुरक्षा को खतरा हो, सामरिक रणनीति, आर्थिक हित या विदेशी राष्ट्र के संबंध पर असर पड़ता हो, ये सब बातें भी उक्त नियम का हिस्सा। इसके अलावा कोई ऐसा कार्य जो किसी अपराध को बढ़ावा दे वह भी नियमों की अवहेलना माना जाएगा। ब्रिटिश नेता को हजम नहीं हुई चंद्रयान की कामयाबी, कसा तंज तो लोगों ने वापस मांगा कोहिनूर, जाने पूरा मामला। भारत ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत चांद पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भेजा गया है, जो कई वैज्ञानिकी प्रयोग करेगा। दुनिया भर के देशों और लोगों ने इस मिशन को लेकर भारत को बधाई दी है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें भारत के अंतरिक्ष में बढ़ती तरक्की हजम नहीं होती। ब्रिटेन के एक नेता ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है, जिससे साफ नजर आता है कि वह आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से निकल नहीं पाए हैं। उनकी नजर में आज भी भारत एक पिछड़ा हुआ और गरीब देश है जो विदेशी मदद पर जिंदा है। ब्रिटेन फर्स्ट पार्टी के नेता पॉल गोल्डिंग ने व्यंग्यपूर्ण ट्वीट करते हुए कहा है कि आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता पर बधाई। भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए जो अनावश्यक रूप से भारत को विदेशी सहायता के रूप में लाखों पाउंड देते रहते हैं। उनके इस ट्वीट से ऐसा लगता है जैसे भारत के लोग ब्रिटेन से मिलने वाले दान पर जीवित हैं। उनके इस बयान पर भारतीयों ने उन्हें जमकर सुना दिया। एक शख्स ने लिखा, ब्रिटेन ने आज की कीमत के हिसाब से भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे हैं। ट्वीट पर कई लोगों ने कहा कि भारत सरकार ने ब्रिटेन से सहायता लेना बंद कर दिया है। जो भी मदद विदेशों से आती है वह भारत के एनजीओ को जाती है। वह कई लोगों ने याद दिलाया कि ब्रिटेन का म्यूजियम भारत से लूटी चीजों से भरा हुआ है। उन्होंने ये भी बात कही कि कोहिनूर हीरा भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है। कई लोगों ने कहा कि मदद देने की जगह बस भारत की चीजों को लौटा दो। सैंक्स नाम के एक यूजर ने लिखा है कि जो भी मदद दी जाती है वह यूके के राजनीतिक हित में है। धीरेन्द्र शास्त्री को कब और कैसे प्राप्त हुई थी सिद्धि, कौन है उनके गुरु, बाबा ने खुलकर बताया सब कुछ। खुद को मिली सिद्धि के बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बात करते हुए बताया कि जब उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी उस समय उनकी उम्र 9 साल की थी। इस दौरान उन्होंने अपने गुरु के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि एक दिन वे अपने दादाजी के पास गए और कहा कि हमें किसी गड़े हुए धन के बारे में बताओ। इस पर उनके गुरु ने कहा कि रात में उनके पास आओ। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि जब रात को वह अपने गुरु यादी दादा के पास पहुंचे तो उन्होंने उनके हाथ को पकड़ा और बागेश्वर धाम मंदिर के सामने ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने देखा कि कुछ उजाला जैसा हुआ है और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान वाला वीडियो वायरल हो रहा था। उस वायरल वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की थी। शास्त्री ने विवाहित महिलाओं की पहचान बताते हुए कहा था कि जिन महिलाओं की शादी हुई रहती है वो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाती है, लेकिन जिनके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं रहता उनको हम समझ जाते हैं कि यह प्लॉट खाली है। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हुई थी। लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री पर तरह तरह के सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए थे। आपकी अदालत 40 साल के बाद आने वाली नस्लें 3 तलाक रद्द करने के लिए नरेंद्र मोदी को याद करेगी, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रजत शर्मा से कहा। इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में रजत शर्मा के सवालों का जवाब देते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अभी तो सिर्फ 4 साल हुए हैं, हम आज की तारीख में ईमानदारी के साथ इसका जो आकलन होना चाहिए वो नहीं कर सकते। 40 साल गुजर जाने दीजिए, 40 साल के बाद की जो नस्ल होगी वो हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह देखेगी। 1000 साल पहले की कुरीति जिसके चलते महिलाओं का जीवन नारकीय हो गया था, जिसके चलते एक महीने में 500 तलाक होते थे, कितने बच्चे थे जिनका जीवन अंधकार में चला जाता था। ऐसे टूटे हुए परिवारों का 40 साल बाद आंकलन होगा कि ये इतना बड़ा रिफॉर्मेंट सुधारवादी कदम था। क्रांति शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे देश में संक्रांति की कल्पना है तो वो कितना बड़ा काम हुआ है, इसको 40 साल बाद वालों पर ही छोड़ दीजिए। ये लोग तो तब भी यही कहते थे कि मुसलमान लोगों का नुकसान होगा और अब भी यही कहते हैं। कुल्लू में 29 देशों के 687 विदेशी पर्यटक सुरक्षित डैम से अचानक पानी छोड़ने की जांच होगी। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि पंडोह डैम से अचानक पानी छोड़ना और इससे इतना अधिक नुकसान होना जांच का विषय है। फिलहाल आपदा का समय है और इस मामले की बाद में जांच की जाएगी। कुंडू ने हाल ही में प्रदेश भर में आई आपदा से निपटने में एसडीआरएफ की और हिमाचल पुलिस की भूमिका की सराहना की। कुंडू ने कहा कि हिमाचल पुलिस राष्ट्रपति पदक से अलंकृत होने वाली देश की 7वीं राज्य की पुलिस है जो सतर्कता एवं प्रोफेशनल तरीके से हर चुनौती का सामना करती है। उन्होंने कहा कि थाना स्तर के अधिकारी मौके पर ऊपर से किसी आदेश का इंतजार किए हैं, अपने स्तर पर इसी तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है। प्रदेश को 3 एसडीआर की कंपनियां मिली हैं जिनका एनडीआरएफ के साथ प्रशिक्षण करवाकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तैनाती दी गई है। पुलिस लापता लोगों के आंकड़े एकत्रित करके उनकी तलाश कर रही है। अभी यह अभियान आगामी 15 सितंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री का आपदा के समय पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए आभार जताया।
केंद्र सरकार जल्द देगी अपने कर्मचारियों को खुशखबरी, डीए में हो सकता है इतना इजाफा। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। बीते दिनों में कई राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इसके बाद अब केंद्र सरकार भी महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। 4% बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 46% हो जाएगा। डीए में साल में 2 बार जनवरी और जुलाई बढ़ोतरी की जाती है। आखिरी बार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हुई थी। इससे पहले डीए 38% था, जो बढ़कर 42% हो गया था। डीए में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है।